अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। एक तरफ मुल्क की सियासी क़यादत सियासी मामलात में उलझी हुई है, मुल्क को एक शतरंज की बिसात बनाया हुआ है जिसमें एक लीडर अपनी ही सूबाई हुकूमतें गिराकर फतह का ऐलान करता है तो दूसरा लीडर 9 महीने पुराने इस्तीफे कबूल करके अपनी फतह का ऐलान कर देता है। मगर दूसरी तरफ मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सियासी हालात में हुकूमत अहम मुआशी फैसले करने से डर रही है और मुल्क को मजीद खतरे में डाल रही है। हुकूमत मुसलसल मुआशी मसाइल से निकलने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ देख रही है और दोस्त ममालिक मार्केट्स और बैनुल अक़वामी इदारे IMF की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 दिन पहले ऐलान किया था कि IMF का वफ़द 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, मगर IMF का वफ़द बांग्लादेश तो चला गया और उनका प्रोग्राम फाइनल भी हो गया, मगर पाकिस्तान आने का कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ $4.25 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं और दरामदाद और तरसीलात ज़र दोनों गिर रही हैं, जबकि बांग्लादेश के $34 अरब के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तरसीलात ज़र मुस्तहकम हैं और बरामदाद हर माह नया रिकॉर्ड बना रही हैं। दिसंबर के महीने में भी नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके बावजूद बांग्लादेश के IMF से मामला तय पा गए हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने आज इंडस्ट्री, पावर और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 179% का इजाफा कर दिया। पिछले साल जून में रिटेल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 23% का इजाफा किया था। अब से कुछ दिन पहले बांग्लादेशी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 5% का इजाफा कर दिया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फर्क बढ़ा तो बांग्लादेशी हुकूमत ने डॉलर के मुकाबले में बांग्लादेशी टके को गिरने दिया ताकि ये फर्क कम हो सके और तरसीलात ज़र ना गिरें और बरामदाद मुतासिर ना हो। मगर पाकिस्तान में फैसला ही नहीं हो पा रहा है और इस मुश्किल सूरत हाल में आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने जो इस माली साल के लिए $1.1 अरब का कर्ज मंजूर किया था, उसमें अगले माली साल तक के लिए ताखीर कर दी है। हुकूमत को उम्मीद थी कि वर्ल्ड बैंक की $45 करोड़ की एक किस्त इस जनवरी में मिल जाएगी, जिसके बाद मजीद $45 करोड़ का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने अपना कर्जा वर्ल्ड बैंक से कर्जे की मंजूरी से मुंसलिक किया हुआ था। मगर अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ताखीर किए जाने के बाद हुकूमत को इस माली साल में मजीद $1.5 अरब की कमी का सामना है, क्योंकि इस माली साल में 30 से 32 अरब की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुकूमत ने $2.9 अरब वर्ल्ड बैंक से मिलने का तखमीना लगाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब देने का ऐलान किया है और सऊदी अरब ने मजीद $2 अरब देने के लिए जायज़ा लेने का ऐलान किया है, मगर हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इन दोनों ममालिक से पैसे किस तारीख तक मिल जाएंगे। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने दावा कर दिया कि अगले हफ्ते से पाकिस्तान को डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। इनफ्लोज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी बहुत सारी एफर्ट्स आपको पता जारी हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो है इसमें इनफ्लोज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारी जो रिजर्व्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, आपको पता है कि हमारे रिजर्व्स इस वक्त जो है वो काफ़ी लो लेवल के ऊपर आ गए, लेकिन इत्मीनान रखें कि इससे ऊपर बस अब हमारे रिजर्व इंशाल्लाह पढ़ने शुरू होंगे और जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं वो अभी मटीरियलाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द होनी शुरू हो जाएंगी और उससे रिजर्व्स में इजाफा होगा तो हमारी कैपेसिटी टू फैसिलिटेट बिजनेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मगर ऐसे दावे हुकूमत भी बार बार कर चुकी है। दिसंबर के शुरू में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि सऊदी अरब से $3 अरब 2 हफ्तों में आ जाएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। इस वक्त सबकी नज़रें IMF प्रोग्राम की बहाली पर हैं और IMF की नज़रें हुकूमत पाकिस्तान पर हैं कि वो शराइत पूरी करे तो प्रोग्राम बहाल होगा। रुपया इंटरबैंक में आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है और $228.91 का हो गया है, मगर ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट $260 से ऊपर है। LCs ना खुलने की वजह से लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स दोनों ही परेशान हैं और आज गवर्नर स्टेट बैंक को भी ताजरों की सख्त तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा और अब खदशात है कि आने वाले दिनों में दालों, खाने पीने के तेल, पेट्रोल और डीजल, दवाइयों और दीगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कमी हो सकती है, क्योंकि बैंक्स LCs नहीं खोल रहे हैं। हालांकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं, जबकि कुछ अशिया की स्मगलिंग भी जारी है, मगर हुकूमत फैसले करने में ताख़ीर कर रही है और मईशत के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। IMF की डिमांड्स हैं कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत ना करे और उसे मार्केट पर छोड़ दे, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करे और नुकसानात कम करे, डीजल पर लेवी को ₹32.5 से बढ़ाकर ₹50 करे और पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाए और टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए मजीद टैक्स लगाए। और इस सब में ओगरा ने हुकूमत को गैस की कीमतों में 74% इजाफे की समरी भेज दी है और कानून के मुताबिक अगर हुकूमत ने 40 दिन में इसकी मंजूरी नहीं दी तो ये इजाफा खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। मगर अहम बात यह है कि ओगरा ने जून 2022 में भी गैस की कीमतों में 45% इजाफे का फैसला किया था और हुकूमत ने IMF से वादा भी किया था।
मगर हुकूमत ने 7 माह से इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया। और जंग और द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक हुकूमत ने गैस की कीमत के निज़ाम को बदलने का फैसला किया है और अब घरेलू सारिफीन के लिए 6 की जगह 9 स्लैब्स होंगे। पहले स्लैब की कैटेगरी वाले सारिफीन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, मगर 2 से 3 स्लैब के लिए 25 से 30% इजाफा होगा। तीसरी से चौथी स्लैब के लिए 100%, चौथी से 5वीं स्लैब के लिए 300% इजाफा होगा, जबकि आखिर में 6 से 9 स्लैब्स के सारिफीन को 3,230 रुपए फी MMBTU अदायगी करना होगी। मगर ये वाज़ेह हो कि एक आम सारिफ के लिए LPG सिलेंडर 4,200 रुपए फी MMBTU की बुलंद कीमत पर दस्तियाब है और मुल्क में 2/3 अवाम के पास गैस का कनेक्शन ही नहीं है। सितंबर 2020 के बाद से हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा ही नहीं किया है और 2 गैस की कंपनीज के नुकसानात 677 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो जून 2023 तक 757 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर का टोटल सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा 1600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और IMF को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहती है, बार बार दूर करने के वादे भी करती है। खबर के मुताबिक इन 1600 अरब रुपए में से 750 अरब रुपए हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे से रिकवर करेगी, जबकि बाकी 850 अरब रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल एंड गैस कंपनीज के डिविडेंड से कवर किए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी इसका जिक्र किया था, मगर कोई पेशरफ सामने नहीं आई है और मुश्ताक घुम्मन की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है ताकि सारिफीन से 700 अरब रुपए की रिकवरी की जा सके, क्योंकि हुकूमत ने IMF से जो माजी में कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। हुकूमत ने जुलाई 2022 तक 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का वादा किया, मगर सिर्फ जुज़वी तौर पर ही इजाफा किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को भी सार्फिन को पास ऑन करने के बजाय हुकूमत ताखीर करती रही है। हुकूमत ने IMF से 93.8% बिल्स की रिकवरी का वादा किया, मगर वो भी 90% से कम रही। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी 15.83% करने का वादा किया, मगर वो भी 17% से ऊपर रहे। बिजली की खपत भी टारगेट से कम रही है। फिर हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए 200 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी की मंजूरी दे दी। हालांकि IMF ने वाजे किया था कि वो गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडीज के अलावा किसी भी सब्सिडी की मंजूरी नहीं देगा। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि अगर हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली तो महंगाई जो पहले 25% है वो 10% बढ़कर 35% हो जाएगी, मगर अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 50% से भी ऊपर चली जाएगी और ज़रूरी अशिया की कमी अलग पैदा हो जाएगी, जैसा कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद श्रीलंका में हुआ और महंगाई 60% से ऊपर पहुंच चुकी है। और तशवीश की बात यह है कि श्रीलंका में भी डिफ़ॉल्ट से पहले यही बहस जारी थी जो पाकिस्तान में हो रही है। IMF से मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, मगर वहाँ की हुकूमत भी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे थे और आज़ादी के बाद श्रीलंका 74 सालों में 16 दफ़ा IMF के प्रोग्राम में जा चुका है, यानी पाकिस्तान जैसी ही कहानी है। मगर श्रीलंका की हुकूमत खसारे कम करने के बजाय टैक्स में कटौती करके अवाम में मकबूल होने के इकदाम कर रही थी। श्रीलंका और दुनिया के मुआशी तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि श्रीलंका को फौरी तौर पर सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, मगर श्रीलंकन हुकूमत को उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक उसे डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। चीन और इंडिया भी इमदाद देकर डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे और इसकी वजह यह थी कि गुज़िश्ता बरसों में दोस्त ममालिक श्रीलंका की मदद करते आए थे, इसलिए हुकूमत को एतमाद था कि IMF के प्रोग्राम में जाकर सख्त फैसले करने और महंगाई करके गैर मकबूल होने से बेहतर है कि दोस्त ममालिक पर इन्हिसार किया जाए। मगर कोरोना के बाद टूरिज्म मुतासिर होने और चाय की फसल मुतासिर होने के बाद श्रीलंका के मसाइल मुसलसल बढ़ते चले गए और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते चले गए। रेटिंग्स डाउनग्रेड होती चली गई, बैनुल-अक़वामी मार्केट से मजीद कर्ज लेने के इम्कानात ख़त्म होते चले गए, दरामदात पर पाबंदियाँ लगाई गई, मुल्क में डॉलर्स का इनखला रोकने के लिए उसे कंट्रोल किया गया, डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मगर पाकिस्तान की तरह इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क बढ़ता चला गया, ब्लैक मार्केट में डॉलर महंगा होता चला गया, तरसीलात ज़र गिरती चली गई क्योंकि लोग ऑफिशियल चैनल्स के बजाय हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे। दोस्त ममालिक की मजीद इमदाद नहीं आई और श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए और मुल्क बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट कर गया। और श्रीलंका के स्टेट बैंक के गवर्नर और हुकूमत दोनों ने बाद में माना कि हुकूमत को बहुत पहले IMF की शराइत मानकर उसके प्रोग्राम में चले जाना चाहिए था। अगर ऐसा कर लेते तो डिफ़ॉल्ट से बच जाते और ये सूरत हाल ना होती, मगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और श्रीलंकन हुकूमत 200 रुपये पर डॉलर रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर डिफ़ॉल्ट के बाद $1 360 श्रीलंकन रुपए के बराबर हो गया। श्रीलंका हुकूमत IMF की शराइत इसलिए नहीं मान रही थी कि पहले ही महंगाई 18% की बुलंद सतह पर थी और IMF की शराइत से महंगाई और बढ़कर 25 से 30% हो जाती, मगर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो महंगाई 60% पर चली गई। पेट्रोल, डीजल, अद्वियात और खाने पीने की अशिया का बहरान पैदा हो गया। अवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और अवाम ने हुकूमत का ही तख्ता उलट दिया और हुक्मरानों को मुल्क से भागना पड़ गया और आज श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किए हुए 8 माह हो चुके हैं, मगर मुल्क संभल नहीं पा रहा है।
8 माह से श्रीलंका की हुकूमत 2.9 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि IMF की शराइत पूरी करने के लिए अब श्रीलंका को दोस्त ममालिक से लिया गया अपना कर्ज रीस्ट्रक्चर कराना है। इसलिए अब श्रीलंका एक दोस्त मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है और फिर कभी दूसरे मुल्क का दरवाज़ा खटखटाता है। पहले श्रीलंकन हुकूमत खुद IMF प्रोग्राम में जाने को तैयार नहीं थी और अब नई हुकूमत IMF की बहाली की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस हफ्ते इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो श्रीलंका के कर्जों की अदायगी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को सपोर्ट करेगा, मगर श्रीलंका को अभी भी ऐसी ही सपोर्ट चीन, जापान और पेरिस क्लब के कर्जों पर दरकार है, क्योंकि दोस्त ममालिक भी गुज़िश्ता 8 माह से इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो श्रीलंका को दिए गए कर्ज पर कम से कम नुकसान करना चाहते हैं और साथ ही वो श्रीलंका से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो बैरूनी कर्जे को रिस्ट्रक्चर करे तो अपने लोकल कर्जे को भी रिस्ट्रक्चर करे। और श्रीलंका के आवाम का बुरा हाल है, 60% की बुलंद महंगाई है, अब भी पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और खाने पीने की अशिया की कमी का सामना है और 8 माह से बहरान जारी है। और दूसरी तरफ इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर का ऑफिशियल रेट 228 रुपये 91 पैसे है, मगर मार्केट में डॉलर 260 रुपये से ऊपर ही दस्तियाब है और इसकी वजह से भी पाकिस्तान की बरामदात पर शदीद दबाव है, जबकि तरसीलात ज़र भी हुंडी हवाले से आ रही हैं। दिसंबर में पाकिस्तान की बरामदात 17% गिरकर 2.3 अरब डॉलर्स पर आ गई, मगर बांग्लादेश ने तारीख की सबसे ज़्यादा 5.37 अरब डॉलर्स की बरामदात की। बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ और वो 1.7 अरब डॉलर्स पर रही, मगर पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 19% गिर गई। और परेशान कुन बात यह है कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और तेल पैदा करने वाले ममालिक की मईशतें बेहतर हो गई हैं। पाकिस्तानी भी ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, मगर सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली तरसीलात ज़र दिसंबर में 18% गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र 27% गिर गई। इस हवाले से टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में तफसीलात बताई हैं और पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश और श्रीलंका से किया है कि कैसे इंटरबैंक और अनऑफिशियल ओपन मार्केट रेट में बड़ा फ़र्क हुंडी हवाले में इजाफा कर रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में श्रीलंका की तरसीलात ज़र में तेज़ी से कमी देखी गई है। दिसंबर 2020 में श्रीलंका में 81 करोड़ डॉलर्स की तारीखी तरसीलात ज़र आई थी, मगर फिर 2021 में तरसीलात ज़र तेज़ी से गिर गई क्योंकि श्रीलंका में डॉलर के आउटफ्लो पर पाबंदियों की वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के रेट का फ़र्क 20% तक पहुंच गया था और इसलिए लोग हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे थे। श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर जो दिसंबर 2020 में 5.7 अरब डॉलर्स पर थे, वो दिसंबर 2021 में गिरकर 3.1 अरब डॉलर्स रह गए थे। ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फ़र्क बढ़ता चला गया और तरसीलात ज़र जो दिसंबर 2020 में 81 करोड़ डॉलर्स माहाना पर चली गई थी, वो एक साल बाद दिसंबर 2021 में गिरकर 32 करोड़ डॉलर्स पर आ गई और फिर फरवरी 2022 में मजीद गिरकर सिर्फ 20 करोड़ डॉलर्स रह गई। मगर श्रीलंकन हुकूमत ने करेंसी को डीवैल्यू होने दिया, ना ही IMF प्रोग्राम में गई और फिर श्रीलंका ने डिफॉल्ट कर दिया। करेंसी 50% से ज़्यादा गिर गई और महंगाई 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई और अब श्रीलंका कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दोस्त ममालिक की मिन्नतें करता फिर रहा है ताकि IMF प्रोग्राम में जा सके। और फरवरी 2022 में तरसीलात ज़र महज 20 करोड़ डॉलर्स जाने के बाद बेहतर होना शुरू हुई और नवंबर में 38 करोड़ डॉलर्स पर आ गई, मगर अब भी दिसंबर 2020 के 81 करोड़ डॉलर्स के आधे से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भी यही रुझान देखा गया था। मई 2021 के बाद बांग्लादेश की भी तरसीलात ज़र गिरना शुरू हो गई और मई 2021 में 2.2 अरब डॉलर्स की सतह से गिरकर फरवरी 2022 में 1.49 अरब डॉलर्स पर आ गई। इस अरसे में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर तो गिर रहे थे, मगर बांग्लादेशी हुकूमत अपनी करेंसी की ऑफिशियल वैल्यू को गिरने नहीं दे रही थी और इसके नतीजे में बांग्लादेशी करेंसी टका के ऑफिशियल रेट और अनऑफिशियल रेट में 15 से 20% का फर्क आ गया और फिर 2022 में बांग्लादेशी करेंसी का ऑफिशियल रेट 17% गिरकर ऑफिशियल रेट और अनऑफिशियल मार्केट रेट का फर्क कम हुआ तो दिसंबर 2022 में बांग्लादेश की तरसीलात ज़र 1.7 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जो फरवरी 2022 के 1.49 अरब डॉलर से 13% ज़्यादा हैं। बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम पर इत्तफाक किया है। हालांकि बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 34 अरब डॉलर्स हैं, मगर 2022 में तिजारती खसारे के बाइस ये ज़खायर 42 अरब डॉलर से गिरकर 34 अरब डॉलर्स हुए और पहले ही बांग्लादेश ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए करेंसी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को एडजस्ट कर लिया, मगर पाकिस्तान में सिर्फ 4.25 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक के हैं। मगर हम सोच रहे हैं कि हम IMF की शराइत माने या ना माने। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी पाकिस्तान में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अनऑफिशियल रेट का फ़र्क बढ़ा है तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र गिरी हैं। 1998 में एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लग गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.5 अरब डॉलर्स की सतह से गिरकर महज 50 करोड़ डॉलर्स रह गए। ऑफिशियल और अनऑफिशियल डॉलर रेट का फ़र्क 20% तक बढ़ गया। इस फ़र्क के बढ़ने और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद होने के नतीजे में 1999 में तरसीलात ज़र 29% गिरकर 1.1 अरब डॉलर्स रह गई और फिर सन 2000 में मजीद 7% गिरकर 98 करोड़ डॉलर्स पर आ गई।
फिर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में गया। 1999 से 2000 के दरमियान करेंसी 21% गिरी, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए और तरसीलात ज़र 2002 में 102% बढ़कर 2.4 अरब डॉलर्स हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंटरबैंक और ओपन मार्केट फ़र्क बरकरार रहा तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मज़ीद गिरने का इम्कान है। यानी पाकिस्तान के अपने माजी के हक़ाइक़ और इस वक्त दीगर ममालिक के जो हालिया हक़ाइक़ हैं उनसे मवाजना ये वाज़ेह कर रहा है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में 30 से 32 रुपए का फ़र्क मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। अगर इसाकदार समझते हैं कि डॉलर की असल वैल्यू 229 रुपये है तो फिर ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट 260 रुपये का नहीं होना चाहिए, और अगर वो कम नहीं हो सकता तो इंटरबैंक में 229 रुपये का रेट मसनूई है और मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में इसाकदार के वज़ीर ख़जाना बनने के बाद पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 16% गिर चुकी हैं। इसके अलावा ना तो इसाकदार IMF की डिमांड्स के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये कर रहे हैं और ना ही सेल्स टैक्स लगा रहे हैं। आज रोज़नामा जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की डिमांड्स के तहत 400 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्सेस और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में ये मुश्किल फैसले करना और IMF प्रोग्राम बहाल करवाना उन्हें मुश्किल लग रहा है। मगर हुकूमत के अपने टॉप पॉलिसी मेकर समझते हैं कि मईशत को फौरी फैसले करने और IMF प्रोग्राम की बहाली की ज़रूरत है, वरना हर गुजरते दिन के साथ मईशत को फैसलों में ताख़ीर की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी एक IMF प्रोग्राम के लिए, इसी एक प्रोग्राम के लिए जिस वज़ीर ख़जाना ने भी बड़े बड़े दावे किए, उसने मईशत का नुकसान भी किया और बाद में IMF की सख्त से सख्त शराइत भी माननी पड़ी। देखिए असद उमर वज़ीर ख़जाना बनने के बाद कितने बड़े बड़े दावे किए। मायदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो ये भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। फिर मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें होने लगी, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने लगे, दोस्त ममालिक से मदद मांगी गई और फिर इमरान खान ने असद उमर को वज़ारत ख़जाना के अहदे से हटा दिया और डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा दिया। IMF की मज़ीद शराइत भी मानना पड़ी और बाद में इमरान खान ने तस्लीम किया कि IMF प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी। फिर शौकत तरीन डॉक्टर हफीज़ शेख पर बहुत तनकीद करते थे, ख़ुद वज़ीर ख़जाना बने तो शराइत भी मानना पड़ी और वो ये कहते थे हमने $500 मिलियन लिए थे तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा ये तो भाईजान आपने पैसे ले लिए और हमने अपने बोर्ड से ये सारा अप्रूवल करवाया हुआ है, हम अपने बोर्ड के पास कैसे जाएंगे कि जनाब वो तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। पॉलिसी जो डिसीजन आपने हमारे साथ एग्री किए थे आपने उनको इम्प्लीमेंट करना। ये कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। नून लीग की हुकूमत आई तो इसहाक डार भी मिफ्ता इस्माइल पर शदीद तनकीद करते थे और गुज़िश्ता महीने भी ये दावे कर रहे थे। तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है। जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन, लेकिन कांट डिक्टेट। अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। बट डॉक्टर साहब, इट्स फाइन इफ यू डोंट केयर, बट दिस इकोनॉमी केयर्स। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं वो इस कंडीशन के साथ है कि IMF के प्रोग्राम के हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन, जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो IMF के $1 अरब का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे, इन रिजर्व्स के साथ कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब, मैं एग्री करता हूं मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूं। मगर अपना IMF आ रहा है, ना दोस्त ममालिक पैसे दे रहे हैं और ना ही बैनुल-अक़वामी इदारे। मुल्क के वज़ीर आज़म खुद IMF के सरबराह को फ़ोन कर रहे हैं मगर मामला तय नहीं पा रहे हैं और IMF मुतालबा कर रहा है कि पहले शराइत पूरी करो, मगर हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही है। हालांकि इमरान खान भी कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ और मुश्किल फैसले ना किए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी, आप तैयारी कर ले मेरी कौम के, महंगाई आने वाली है।
एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। सारी सूरत हाल है, मगर मुल्क की सियासी क़यादत सियासी चालों में लगी है। क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी की कैफियत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां टूट चुकी हैं और निगरान सेटअप की तैयारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में 3 ओहदे मांग रही है और बहुत जल्द हुकूमत को घर भेजने के दावे कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत खासतौर पर नून लीग को पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज का सामना है। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर जल्द वतन वापस आ जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की कोई खबर नहीं है। ऐसे में इमरान खान ने पेशगोई कर दी है कि कुछ भी हो, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा ये दावे कर रहे हैं कि हुकूमत के लोग उनसे राब्ते में हैं और 10-15 दिन में वफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आप लोगों ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इमरान साहब का कॉन्फिडेंस है एक तो 10-15 दिन में आप लोगों से जान छूट जानी है और अप्रैल में इलेक्शन हो जाने हैं। क्या आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये डर है जिसकी वजह से आप लोगों से फैसले हो नहीं रहे हैं कि हमने फैसले किए तो हमें चलता किया जाएगा? देखिए शाहजेब, इस वक्त हमारा डायलमा ये है कि वी आर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ वो मुआशी दलदल है कि जिसको हमें विरसे में जो हमें मिला है उसका सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि अभी पाकिस्तान ने बदतरीन मौसमियाती तबाही का सामना किया, क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना किया, लेकिन उसकी बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान की दुनिया में लेस दैन 1% एमिशंस हैं, यानी कि हम दुनिया में सबसे कम आलूदगी फैलाने वाला मुल्क हैं, लेकिन हमारे ऊपर सबसे बड़ा डिज़ास्टर गिरा। इसी तरह मौजूदा हुकूमत भी आज उस डिज़ास्टर का सामना कर रही है जिसको पिछले 4 सालों में गुज़श्ता हुकूमत पैदा करके हमारे लिए बारूदी सुरंगें लगाकर छोड़ गई है। अब कुछ पहले बारूदी सुरंगें हमने जब साफ़ की तो उसकी हमने पॉलिटिकल कॉस्ट भी किसी हद तक अदा की। अब फिर मुसलसल जब आपने देखा कि जेनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा हुआ, हमारी स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आई, दुनिया के बैनुल-अक़वामी हलकों ने भी पाकिस्तान पे एतमाद का इज़हार किया, सऊदी अरब ने इमदाद का इज़हार किया, UAE ने किया, प्राइम मिनिस्टर का बहुत कामयाब दौरा हुआ। तो जब पाकिस्तान थोड़ा सा संभलने लगा, उसकी एक परसेप्शन ठीक होने लगी, तो इमरान खान साहब ने पंजाब और KP की असेंबलियों को तोड़ के दोबारा मुल्क के अंदर बेयकीनी पैदा की। देखिए, एक इकनॉमिक्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब डिप्रेशन आया था अमेरिका में तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे कि जो बहुत मजबूत थे, उनकी बुनियादें इतनी कमज़ोर नहीं थीं, लेकिन जब एक रश पड़ा और एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में कि अब हर चीज़ जो है वो तबाह हो जाएगी, तो वो बैंक्स पर भी इतनी ज़्यादा दबाव आया कि वो भी इंसॉल्वेंट हो गए। आप खान साहब पर डाल रहे हैं, ज़ाहिर है खान साहब एक पॉलिटिक्स में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, मगर मसला यह है कि आपको ये पता था और उसके बाद आपने हुकूमत ली। आपने जेनेवा की मिसाल दी, जेनेवा में भी बरतानिया के जो इकोनॉमिक स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, अगर पाकिस्तान भी तो अपनी मदद करे, आप IMF की कंडीशंस पूरी करें, अपना फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आएँ। आपको सऊदी अरब भी यही कह रहा है, आपको मुत्तहिदा अरब अमारात भी यही कह रहा है। अब ये अगर आपने हुकूमत करनी है तो ये फैसले कर लें, अगर नहीं करनी है और इमरान खान साहब इतना बड़ा फैक्टर है आपके लिए कि आप फैसले नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इलेक्शन में चले जाएं, जिसका वो भी कह रहे हैं इलेक्शन करा के आ जाए। देखिए इस वक्त नहीं ऐसी, देखिए इसके ऊपर तो आपको पता है कि हुकूमत ये बात कई दफ़ा कह चुकी है कि हम IMF के मुआहदे के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ ख़ुद को जोड़ें। पाकिस्तान के पास इतनी अभी स्पेस नहीं है कि हम उससे अलहदा होकर कोई अलहदा इमारत खड़ी करें। दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तान को इकनॉमिक स्टेबिलिटी देनी है, तो बहुत सारी रिफॉर्म्स जो पिछले 4 सालों में भी थीं और जो पिछले कई दिहाइयों से हमारे सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा कर रही हैं। मिसाल के तौर पे हम जितनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जितनी इनएफिशिएंसी सिस्टम के अंदर लेकर आए हुए हैं, उन सब का भी अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे तो उनका बोझ अब इतना हो गया है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वही तो आपने करनी है, मगर आप नहीं कर रहे हैं। वही तो आपने करनी है, आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन में चले जाएं।
आज भी तकरीबन 3.5 घंटे का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जूम के ऊपर उस इजलास में शिरकत की और हमने सारी ऑप्शंस को गौर किया और हम बतदरीज इस तरफ जा रहे हैं कि इन मामलात को सुलझाएं। लेकिन देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद IMF भी महसूस करता है कि अब पाकिस्तान उनकी खिड़की में आया हुआ है, तो जो 4 सालों से इन्होंने नॉन कंप्लायंस की है वो सारी अब इनसे करा ली जाए। तो दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर की एक क्लॉज होती है कि जब किसी जगह कोई आफत आ जाए, कोई थोड़ी बहुत उसके लिए एडजस्टमेंट की जाती है। हम ये भी उम्मीद करते हैं मगर देखिए ना, ऐसा नहीं साहब, एक ही प्रोग्राम है जो 4 साल से चले जा रहा है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनसे वादे किए, फिर एक रिलीफ मिला जब कोरोना आया था। IMF ने ना सिर्फ रिलीफ दिया बल्कि आपको इजाफी पैसे भी इस मुल्क को मिले। मगर उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया उस प्रोग्राम के साथ, और फिर जब बहाल किया तो इमरान खान साहब जाते जाते उस प्रोग्राम को ही तबाह करके चले गए, उनकी शराइत। मगर फिर मिफ्ता इस्माइल ने बहाल किया अगस्त में, तो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में आने के बाद इसहाक डार साहब भी क्या कर रहे हैं, शराइत पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब IMF मुल्क के तौर पर देखता है या IMF ये देखे कि पहले तो मैं डील कर रहा था असद उमर से, फिर अब हफीज़ शेख के साथ कुछ नया शुरू करते हैं, फिर शौकत तरीन के साथ कुछ नया शुरू करते हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल के साथ कुछ नया शुरू करते हैं, फिर इसहाक डार साहब आ गए तो चले जीरो से शुरू करते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना, वो मुल्क के तौर पर देखते हैं, तो हमने मुल्क के तौर पर ही बिहेव करना है। जी सही बात है शाहजेब, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मुल्क के तौर पे देखते हैं, और यही हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पिछले 4 सालों का मलबा वो हमारे ऊपर है। अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, देखिए मुल्क की सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुल्क का मफाद और मईशत का मफाद हमेशा सियासत से ऊपर रहना चाहिए। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि पाकिस्तान कम से कम अगले 6-8 महीने में किसी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको एक और मगर क्या ऐसे मतलब आपको डर ये है कि आपने अगर ये मुश्किल फैसले किए तो आपको चलता ना किया जाए, आपको इदारों से भी ये डर है कि वो भी इलेक्शन ना कहते हैं फिर कि जी अब इलेक्शन में जाना है और आप गैर मुस्तहकम ना हो जाए, इसलिए आप ये फैसले नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इदारे भी जिम्मेदार इदारे हैं और उनसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त जो मौजूदा हमारे चैलेंजेस और चॉइसेस हैं, दे आर नॉट आवर डूइंग। ये हमारी किसी करतूत की वजह से नहीं है, ये किन के कारनामों की वजह से हम पर मलबा गिरा, ये उन इदारों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि खान साहब जो ये फरमाते हैं कि 2 महीने में वो इलेक्शन ले आएंगे, चलिए जी मान लीजिए कि 2 महीनों में इलेक्शन आएगा, तो जब इलेक्शन आएगा तो उसके बाद 4 महीने तक तो मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं होगी, एक निगरान हुकूमत इलेक्शन कराती है ना। क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी स्पेस है, क्या हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि 6 महीने के लिए हम पाकिस्तान को एक बेयकीनी की स्पिन के अंदर फेंक दें? ऐसी गुंजाइश नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई बात करता है कबल वक्त इंतखाब की, कोई बात करता है मुल्क के अंदर बेयकीनी फैलाने की, पूछ सकूं कि बेयकीनी अभी भी है, और इस सब में मसला यह है कि आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल के लिए कर रहे हैं तो अक्टूबर तक को कोई ऐसा रूम है नहीं कि आप आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं, तो फिर आप ना फैसले कर रहे हैं ना इलेक्शन में जा रहे हैं। अक्टूबर तक तो आप और अनपॉपुलर होंगे। IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए आपको मुश्किल फैसले करने हैं। देखिए, जो शाहजेब जो फैसले करने हैं वो हम करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं कतराते। अगर हमारे पास आज पाकिस्तान को चलाने की जिम्मेदारी है तो हम बोल्डली बहादुरी के साथ जो पाकिस्तान के मफाद में है वो फैसले करेंगे। हमारे पास ये भी सलाहियत है कि हम पाकिस्तान के अवाम को बता सकें कि ये मुश्किल फ़ैसले हमें क्यों करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने फिर कहा कि अगर आप कोई रिफॉर्म करते हैं उसके बाद मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर आपके लिए दोहरा जहर है कि आपने एक जहर का फंदा खा भी लिया और उसका फ़ायदा भी नहीं हुआ आपको। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो मुश्किल फ़ैसले करेंगे उनके साथ स्टेबिलिटी भी हो। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एक तरफ इमरान खान साहब का एतमाद है, दूसरी तरफ नून लीग का एतमाद है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, खान साहब को कॉन्फिडेंस है कि अप्रैल में इलेक्शन होना है, 15 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत घर चली जाएगी, क्या कुछ ऐसा पकड़ा है इस्लामाबाद में जिसकी वजह से खान साहब का ये एतमाद दुरुस्त हो? देखें शाहजेब भाई, इस्लामाबाद में ना एट अ टाइम 2-3 मुख्तलिफ गेम्स चल रही होती हैं।
या तो एक गेम चल रही हो ना, तो आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि यार ये एक गेम चल रही है तो इसका ये कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे डबल गेम नहीं बल्कि ट्रिपल गेम चल रही होती है। तो आप कह रहे थे कि शतरंज की बसात बिछी हुई है, तो यहाँ पे शतरंज की एक बसात नहीं बिछी हुई, तीन तीन बसातें जो है वो बिछी होती हैं। जो तरीके इंसाफ वाले हैं उनको एक बसात पे खिलाया जा रहा होता है, मुस्लिम लीग नून वालों को दूसरी बसात पे खिलाया जा रहा होता है, और पीपल्स पार्टी वाले जो है वो तीसरी बसात पे खेल रहे होते हैं। तो हम जैसे जो सहाफी हैं वो उनको फिर एक जो खेल है उस पर नजर नहीं रखनी पड़ती, तीन तीन खेल जो है उन पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो इस वक्त ये जो सियासी शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको जो हालात की नजाकत है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ये ऐसा लगता है कि जुगतबाजी के मुकाबले में आए हुए हैं। जिस तरह वो एक जो थिएटर में ड्रामा हो रहा होता है ना, तो उसमें बहुत से जो लोग हैं वो एक दूसरे को जुगत मार रहे होते हैं, तो जुगतबाजी का मुकाबला चल रहा होता है, तो उसमें ये जुगतबाज एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना सरप्राइज देने का एक मुकाबला लगा हुआ है, और सरप्राइज देके फिर वो कहते हैं कि जनाब फिर मिलेंगे प्यारे। आपने देखा ना कि इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इसमें जो खास तौर पे पिछले 5-6 दिन से जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट्स हैं, खास तौर पे वो ममालिक जिनके सरबराहान ने और फॉरेन मिनिस्टर्स ने हाल ही में जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे पाकिस्तान के साथ कुछ प्लेजेस किए हैं, उन ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पाकिस्तान में बड़े परेशान है, और वो हमसे पूछते फिरते हैं जी कि ये जो हुकूमत है इसके वजीर खजाना को पता भी है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो इमरान खान साहब हैं जो जिन्होंने पहले पंजाब असम्बली तोड़ दी, अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दिया, तो इनको क्या इस चीज का अंदाजा है कि इन दो सूबों की असम्बलियों में जो इलेक्शन होगा तो उस पर कितना खर्चा होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पैसे किधर से लेके आएगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से या मुस्लिम लीग नून से है या पीपल्स पार्टी से है, उनको ना तो अवाम के मसाइल का अदराक है, ना ही उनको मुल्की मुएशत जिन खतरात से दो चार है उसका कोई एहसास है। बस वो अपने अपने खेल में लगे हुए हैं, जुगते मारे एक दूसरे को सरप्राइज देने के मुकाबले में लगे हुए हैं। मगर आबिद मीर साहब, जो मुल्क के हालात हैं, ऐसा नहीं होगा कि सभी फिर सरप्राइज हो जाएं, क्योंकि मुल्क खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। एक इमरान खान साहब हैं, वो किसी भी तरीके से इस हुकूमत को गिराकर हुकूमत में आना चाहते हैं, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। 2 असेंबलियाँ तहलील कर दी हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं और PDM है, वो किसी भी तरीके से अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं और उसकी कॉस्ट अदा करने को तैयार नहीं है, जो कि IMF प्रोग्राम की बहाली है, उसके फैसले करने को तैयार नहीं है। तो ये दोनों ही सरप्राइज होंगे और इस मुल्क को और आवाम को भी सरप्राइज करेंगे जिस तरफ चीजें जा रही हैं। देखिए, फिलहाल तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, और मुझे पता है किस चीज का सरप्राइज है। मैं इस चीज पे सरप्राइज हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ के जिस भी लीडर से बात करता हूँ तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे सरप्राइज कर देता है। उनको कॉन्फिडेंस है कि ये 15 दिन में हुकूमत जा रही है ये, और उनका कॉन्फिडेंस देख के ना तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। फिर जब मैं हुकूमत से के वजीर खजाना से या और वज़रा हजरात है उनसे पूछता हूँ कि यार आपको कोई एहसास है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं, मेज पे हाथ मारते हैं, चुटकी बजाते हैं या मुक्के पे मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि जनाब हामिद मीर साहब लिख लें हमारी बात और जेब में डाल लें, हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। भाई आप कैसे नहीं डिफॉल्ट होने देंगे? कोई कहता है जी वो रिकॉर्डिंग के पैसे आने शुरू हो गए हैं, कोई कहता है कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर ने बताया कि बस कल से जो है वो डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और उनको ये भी साथ ही साथ ये भी वो एक तड़का लगा देते हैं और थोड़ा सा मुंह ऐसे करीब करेंगे आपके कान के, कहेंगे वो इमरान खान की छुट्टी होने वाली है। मैं कहता हूँ भाई इमरान खान कह रहा है कि आपकी छुट्टी होने वाली है, वो कहते हैं नहीं इमरान खान की छुट्टी होने वाली है। तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे सरप्राइज कर देता है। तो ये इतने सरप्राइज देते हैं ये हमें इस्लामाबाद में कि वो सरप्राइज जो है उसके बाद फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें डिप्रेशन से बचाए और पाकिस्तान को भी मसाइल से बचाए। तो हामिद मीर साहब, इस वक्त ज़ाहिर सियासी चालों की वजह से दोनों का एतमाद है, हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ और मईशत के जो हालात हैं वो बहुत ही अजीब हैं। एक एतमाद ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, वहाँ इलेक्शन होंगे तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, इसलिए ये हुकूमत घर जाने वाली है। दूसरी तरफ एतमाद यह है कि हमने इनके 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करा लें, बाद में भी इलेक्शन होगा तो शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे, इसलिए हमने इनकी जो चाल है वो ख़त्म कर दी है। तो ये दोनों का एतमाद दुरुस्त है? क्या वाकई हुकूमत टाइम पूरा कर लेगी या फिर नहीं कर पाएगी? देखिए आज दोपहर को
मेरी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से भी बात हुई और बाद में 2 फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा, वो तहरीक इंसाफ वाले जो है, मैंने उनसे कहा कि आपको ये कैसे यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इलेक्शन होगा तो दोबारा आप ही की हुकूमत बनेगी, क्योंकि कराची में तो आप तीसरे नंबर पे आए हैं। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची को हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो जो कराची का फैसला है क्या वो असरअंदाज नहीं होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में? तो उनको कोई इसका, वो कहते हैं नहीं पीपल्स पार्टी ने वहां धांधली की है। तो मैंने कहा कि फिर निगरान हुकूमत होगी पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, धांधली वहां पे भी हो सकती है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है और वो कहते हैं नहीं हमारी हुकूमत बन जाएगी और फिर जब हमारी हुकूमत इन 2 सूबों में बन जाएगी तो फिर इलेक्शन जब भी होता है तो फिर मेजोरिटी हमें ही मिलेगी। और दूसरी तरफ जो वफाकी वुज़रा हैं, एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, दूसरे का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, उनको भी यकीन है कि जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो हालात कैसे बदलेंगे? और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि इनको ये भी यकीन है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, तो अगर शहबाज शरीफ ही ने आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होना है तो ये जो मुस्लिम लीग नून वाले नारा लगाते हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, तो वो नारा किधर जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये फैसला हो गया है कि इमरान खान को भी नाअहल करार देना है और उसकी वजह से फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी नाअहल रहेंगे। वो जो मुस्लिम लीग नून वाले ये दावा करते थे कि जी नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम उनकी नाअहली खत्म कर देंगे, मुझे लगता है कि वो खत्म नहीं होगी और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई दिया था वो फैसला बरकरार रहेगा। शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना अपना एतमाद है इस वक्त तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को अपना एतमाद है, शहबाज शरीफ या नून लीग को अपना एतमाद है, मगर इस वक्त मार्केट्स और सरमायाकार शदीद अदम एतमाद का शिकार हैं। पाकिस्तान की मईशत को लेकर लग रहा है उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है, इस हुकूमत को फ़िक्र नहीं है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस एतमाद को बहाल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।